मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में है और मेरे साथ जो हैं उनका नाम सभी जानते हैं, पर परिचय की औपचारिकता है तो उनका नाम रेणु जोगी है। उनकी एक पृथक पहचान है, पृथक उनकी एक व्यक्तित्व रहा है। वो बहुत ही मीठा बोलने वाली, बहुत कम बोलने वाली, सेवाभावी डॉक्टर के रूप में जानी जाती रहीं। फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो विधायक भी हुई और राजनीति के बहुत सारे कड़वाहट के बीच में भी जिन लोगों को जोगी से दिक्कत थी वो भी रेणु जोगी के आगे सर झुका लेते हैं। ये हैं रेणु जोगी। मगर आज कोई रेणु जोगी की बात नहीं है, बल्कि बात है उन्हीं की। मगर जो पूरा विषय है वो विषय ये है कि हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो 1 नवंबर जब अजीत जोगी ने शपथ ली, उसके ठीक पहले और उस 1 नवंबर उसको जिस तरीके से इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं बस उस किस्से को समझने जानने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। प्रणाम। जी, प्रणाम। ये जो मुख्यमंत्री बने जोगी जी, इसके ठीक पहले की पृष्ठभूमि पे अगर मैं जाऊं तो उनका जो अंतिम वो चुनावी संघर्ष था वो शहडोल था जी। और शहडोल वो हारे थे। जी। वो जब हारे तब उन्होंने क्या, मतलब आपका डिस्कशन हुआ होगा, क्या उस हार से क्या उनका था हिसाब किताब? जी, उस समय सब बहुत निराश थे, पर इन्होंने एक ही वाक्य मुझे याद आता है कि बुराई में भलाई छिपी होती है। तो सब कार्यकर्ताओं को भी और मुझे भी इन्होंने आश्वासन देने की ये कोशिश की और ये बताया कि ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा। जब वो छत्तीसगढ़ का गठन, उसका तो प्रवक्ता के काम में जुट गए, जी। तो उनके किताब में जिक्र मिलता है कि उन्हें सोनिया ने उन्हें कुछ कहा था अचानक कि कब तक इस काम को करते रहोगे वाली बात आई। जी। तो जोगी जी ने जवाब दिया कि जब तक आप चाहें मैम। जी। और फिर अचानक एक दिन उन्हें रायपुर, जी। ये जो पूरा विषय था, इस विषय के बारे में क्या यादें हैं आपकी? उनका प्रवक्ता बन के पहुँचना और फिर सोनिया जी का कहना, ये विषय क्या था? जी, जोगी जी की और सोनिया जी की, आदरणीय सोनिया जी उस समय हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी और जोगी जी का उनसे सतत संपर्क रहता था, क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते वो लगभग रोज़ उनसे ब्रीफिंग लेते थे कि क्या बोलना है पार्टी की तरफ से, पार्टी का क्या व्यू है, क्या सोच है। तो उसी दौरान उन्होंने ये कहा था कि अब जैसे बहुत दिन हो गए प्रवक्ता पद को संभाले हुए, जी। तो एक तरह का ये कभी हम लोग भी नहीं सोच रहे थे, सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि ना ये सांसद हैं ना विधायक हैं। तो मुख्यमंत्री का जो दौर चल रहा था उस समय गठन का या चयन का, तो उसमें अपने को शामिल कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सांसद का चुनाव जैसा आपने कहा हार चुके थे और विधायक थे नहीं। तो अचानक ये सब घटनाक्रम हुआ और इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती आदरणीय सोनिया जी को, और ईश्वर को का आशीर्वाद था जोगी जी के साथ। यही कहूँगी कि भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना हो जो न सांसद हो न विधायक हो। जी। वो क्षण, वो जो बात हुई थी सोनिया जी के बीच, जब आपको जोगी जी ने आके बोला हो कि मुझे शायद रायपुर जाना है, वो संवाद याद है आपको? ये तो मुझे जानकारी नहीं, पर इन्होंने कहा कि हम लोगों को रायपुर जाना है। तब मैंने
आश्चर्य जैसे व्यक्त किया कि रायपुर क्यों, मतलब हम अभी तो कोई रायपुर जाने का अर्थ नहीं है दिल्ली से जी। पर फिर जो भी ये घटनाक्रम हुआ तो हम लोग रायपुर आए, पिकैडली होटल में सब विधायक और हम लोग भी रुके, अन्य सांसद भी थे तो वो भी रुके, और ऑब्जर्वर के रूप में पर्यवेक्षक के रूप में श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री गुलाम नबी आज़ाद, श्रीमती प्रभा राव महाराष्ट्र की थी, वो तीनों पहुना गेस्ट हाउस में रुके थे। और फिर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, लगभग 2-3 दिन ये चलता रहा, अनिश्चितता का दौर चलता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब असमंजस की स्थिति में थे कि क्या होने वाला है, सबके मन में कौतूहल था। इस कौतूहल के बीच में कभी जोगी जी ने ये कहा क्या, या आप लोगों को लगा क्या कि ठीक है दिल्ली ने कह दिया है मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं पर मुश्किल जारी? नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया था। अच्छा, एक जैसा आपने बताया ना, एक वाक्य था कि कब तक ये प्रवक्ता का? हाँ कार्य करोगे, ऐसा जोगी जी ने मुझे बताया था, यानी जो तो बाकी इनके और सोनिया जी के बीच क्या वार्तालाप हुआ इसकी मुझे मतलब शब्द टू शब्द नहीं जानकारी है जी। पिकाडेली में कभी ऐसा लगा आपको कि ये बड़ा तनाव वाला मामला है, जी ये बड़ा गतिरोध हो रहा है, ऐसा हो रहा था? नहीं, बिल्कुल वहाँ तो इतना गतिरोध हो रहा था कि मेरी एक, जब रायपुर में कलेक्टर थे, एक मित्र थी शिरीन दुबे, और उनके पति वहाँ अभी वर्तमान में उनका बेटा है समीर दुबे, जो रेडियंट वे स्कूल चलाते हैं जी। तो वहाँ क्योंकि इतनी गहमा गहमी चहलकदमी मची थी कि मेरी नींद ही मतलब नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं दिन के समय उनके घर आके सो जाती थी कुछ देर के लिए कि इस वातावरण से थोड़ा मुक्ति मिले। महेंद्र कर्मा जी को लेकर कहा जाता है कि वो दावेदार थे कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, वो कुछ याद है आपको? जी, उस समय दावेदारों की सूची बहुत लंबी थी। श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री श्यामाचरण शुक्ल, श्री महेंद्र कर्मा जी, और अब उस सूची में कहूँ तो कई लोगों के नाम उभर के आ रहे थे, जैसे सत्यनारायण शर्मा जी, जो वरिष्ठ, रविंद्र चौबे जी, और भी अनेक जो पुराने विधायक रह चुके हैं जी। इनमें से किससे हुई बहस याद है आपको, ध्यान है कि ये इसको साधने में, उस सियासत में इसको साधने में बड़ी मशक्क़त हुई थी? अब जो समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के द्वारा मालूम पड़ा कि विद्याचरण जी शुक्ल मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरा विरोध किया था कि जोगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। पर ये तो सब राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा रहती ही है कि उच्चतम स्तर पर पहुँचे, शीर्ष स्तर पर पहुँचे, तो ये कोई मतलब खराब बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, ये महत्वाकांक्षा स्वाभाविक और होना भी चाहिए, उसी के अनुसार फिर व्यक्ति संघर्ष भी करता है। उसी दौर में, उसी समय में इस बात को लेकर बड़ा हंगामा मचा कि ये कहा भी जाता है कि दिग्विजय और अजीत जोगी जी के बीच संबंध सहज नहीं थे, और अगर उनकी चल जाती तो शायद जोगी जी सीएम ना होते। ये कुछ है ध्यान आपको, ऐसा कुछ था? देखिए, दिग्विजय सिंह जी से जब वो राज्य मंत्री थे सिंचाई विभाग में, और अर्जुन सिंह जी, हम लोग जोगी जी मतलब अर्जुन सिंह जी के खेमे के माने जाते थे, जब कलेक्टर थे, इंदौर कलेक्टर के दौरान अर्जुन सिंह जी से निरंतर इनका वार्तालाप होता रहता था, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जिला था। वहाँ से 3-4 मंत्री भी थे, स्पीकर श्री यज्ञदत्त शर्मा जी भी वहाँ थे। तो इस प्रकार दिग्विजय सिंह जी भी उसी खेमे के थे, अर्जुन सिंह जी, तो उनसे
एक प्रतिद्वंदिता तो थी, परंतु बहुत अच्छे से जब भी मिलते थे तो बहुत मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण में, यदि उनको कोई भोजन पे भी आमंत्रित करता था वहाँ इंदौर में, तो वो बोलते थे कि आप जोगी जी को भी आमंत्रित करिए, क्योंकि दोनों इंजीनियर थे और एक ही बैच के थे। जोगी जी भोपाल में पढ़े और दिग्विजय सिंह जी उसी समय इंदौर में इंजीनियरिंग उन्होंने की थी। वो जो रायपुर आने के बाद पिकाडली होटल, तो जैसा आपने बताया कि आप तो सोने के लिए चली जाती थी पारिवारिक जी वजह से, जोगी जी की दिनचर्या मुख्यमंत्री बनने के ठीक पहले तक कितने व्यस्त थे, कितना तनाव था, ध्यान है? जी, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे और लोग भी मिलना जुलना, आना, रूम पूरा भरा ही रहता था, विधायक से लेकर अन्य पत्रकार बंधु आप लोग सब कोई उनसे मिलने आते थे। जी और कमरा छोटा था, जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा व्यस्तता रही होगी। और व्यस्तता के अलावा अनिश्चितता जो सबसे चिंता का कारण रहती थी इनके मन में, और मैंने उसको रूबरू देखा है जी। पर इन्होंने अपने को बहुत संतुलित रखा और कभी अपना आपा नहीं खोया, ये एक अच्छी बात थी। वो कोई परेशानी ऐसी जो आपको ध्यान आती होगी उस समय ऐसा हुआ था, तब जोगी जी परेशान हुए थे बहुत ज़्यादा कि ये अभी इसको भी साधना है, ये कैसे सधेगा, ऐसा कुछ ध्यान है? क्योंकि बड़ी कश्मकश थी, बहुत ज़्यादा कसावट थी, जी, कुछ ध्यान यानी है? वो मुझसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद इतने व्यस्त रहते थे, तो मैं उनकी बात जो बोलते थे वही सुनती थी, अपनी तरफ से उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी उस दौर में। और पर फिर भी ये कहना चाहूँगी कि हर तरफ से यानी विरोधाभास हो रहा था, ये मैं समझ रही थी, पर अंततः सुखद परिणाम उस सब दौर का निकला, तो यही सबसे। कितने दिन का ऐसा रहा होगा जद्दोजहद? 10 दिन? उससे नहीं, ज़्यादा? ये 3-4 दिन तो पिकैडली होटल में जो निकले, जी उसके पहले दिल्ली में ये संघर्ष चलता रहा। विधायक आ रहे थे, मिल रहे थे, और विधायकों का क्योंकि ज़्यादा उसमें योगदान था कि उनको ही चुनना था अपना लीडर। तो ये करीब शायद जुलाई अगस्त में अटल जी के कार्यकाल जब प्रधानमंत्री थे, घोषणा हुई थी कि 3 राज्य बनेंगे। तो उसी समय से सब जैसे जाग उठे और एकदम, यानी जो वातावरण बिल्कुल शांत था राजनीतिक, वो एकदम वो पानी में चरमोत्स लहर आ गई। हाँ बिल्कुल। आपको जोगी जी ने कब बोला कि मैं इस दौड़ का हिस्सा हूँ, या आप कब महसूस की कि अरे अब ये दौड़ जो है ये तो छत्तीसगढ़ में सीएमशिप के लिए जा रही है, ये संघर्ष अब वहाँ के लिए हो रहा है? जी वो क्षण कब आया था? दिल्ली में आ गया था? जी, दिल्ली में जब सब विधायक आने जाने लगे थे, सांसद लोग भी थे, वो भी आ रहे थे, आना जाना, ये भी किसी किसी के घर जा रहे थे मतलब मिलने के लिए, तो तभी कुछ लगा कि ये मतलब एक बड़ा संघर्ष सामने है। और पर सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पीछे वही मूल कारण वही था कि ये विधायक और सांसद दोनों ही नहीं थे, प्रवक्ता भर थे। तो मेरा जो उस समय ज्ञान था और अभी भी है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो हम लोग देखते हैं अन्य राज्यों में भी विधायक ही दावेदार होते हैं, या कभी कभी ये परिवर्तन करना होता तो सांसद को भी, महाराष्ट्र के संदर्भ में ये हुआ है कई बार जी। हालांकि उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, पर बीजेपी ने बना दिया। बहरहाल जब शपथ का वक्त आया जी तो ड्रेस का सिलेक्शन जोगी जी का, क्या उसमें आपकी थोड़ी बहुत चली कि ऐसा पहन कर जाओ? जी, ये सुबह से तैयार होके बोले कि मैं पहुना जा रहा हूँ,
ऑब्जर्वर वहीं रुके हैं। विधायक दल की बैठक है। और जैसे ही रूम से निकल रहे थे तो मैंने देखा कि इनका जो कुर्ता पहने थे नीला और सफ़ेद रंग की धारीदार, वो बीच से फटा हुआ था। हो। तो मैंने इनको टोका कि कपड़ा तो बदल लीजिए, फटा हुआ पहनकर आप जा रहे हैं। तो वो बोले कि ठीक है, मैं आके बदल लूँगा, अभी बहुत जल्दी में हूँ। और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और चले गए। मतलब फिर मैंने देखा कि जब शपथ ले रहे थे तो वही कुर्ता पहने थे, पर चलिए सामने दिख रहा था, वो पीछे फटा था पूरा 2-3 इंच। तो ये था। वो जब शपथ ले रहे थे तो आप सुविधा से पहुंच गई थी? वो जो क्षण था शपथ ग्रहण का, क्यों? उसकी क्या यादें हैं? जी, जो सुबह से निकले थे ब्रेकफास्ट करके, या किया भी था कि नहीं ये याद नहीं है, पर सुबह से जो निकले तैयार होके, तो बोले कि मैं आऊँगा शाम तक और फिर चेंज करूँगा जब कपड़े की बात आई। पर वो आए नहीं, ना कोई खबर उस समय, क्योंकि मोबाइल भी नहीं था। टीवी चैनल के सामने हम लोग बैठे थे, बस वही देख रहे थे कि जो खबरें आ रही हैं। और फिर लगभग 1 घंटे पहले शपथ ग्रहण के मालूम पड़ा कि इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। फिर भी श्योर नहीं थे, कोई पक्का नहीं था, क्योंकि उसी समय शाम को 7-8 बजे आडवाणी जी, जो उस समय गृह मंत्री भी थे, तो केंद्र से भी सब सुरक्षा आ गई उनके लिए। और उनके संग सुमित्रा महाजन जी, जो मंत्री भी थी, वो भी साथ आई। तो सबको ये लग रहा था कि कहीं कुछ उलटफेर ना हो। हाँ, उलटफेर ना हो जाए। तो बहुत ही असमंजस का वातावरण था। और इस सब के बीच खबर आई कि वो सब पहुंच चुके हैं और वहीं से पुलिस ग्राउंड में जाएंगे जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो किसी की गाड़ी में, मुझे याद नहीं किसकी, परंतु मैं बैठकर आई पुलिस ग्राउंड। पर मेरे पास कोई पास नहीं था, प्रवेश पत्र नहीं था कि मैं अंदर आ सकूं, और अपनी आइडेंटिटी का कोई प्रूफ नहीं था। पर संयोग अच्छा था कि 15 मिनट वहाँ खड़े होने के बाद, और जो मेरे साथ थे वो बार बार बता रहे थे कि मेरा परिचय, कि मतलब जोगी जी की मैं पत्नी हूँ, तो आने दिया जाए। तो पर कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत कड़ी सुरक्षा थी। इतने में गीता देवी सिंह, जो महिला बाल विकास मंत्री दिग्विजय सिंह जी की मंत्रिमंडल में भी थी जी। वो आई। फिर हमने दोनों को ने मतलब आपसे एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अपनी जीप थी या कार था याद नहीं आ रहा, पर उनके साथ में अंदर जो जो विशिष्ट एरिया था जहाँ मंत्री लोग बैठते थे, वहाँ उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। शपथ लेते हुए पति को देखना मुख्यमंत्री पद की, जी, कैसा लगा था? अनहोना और बहुत ही सुखद, और यानी एक सपना जैसा अभी भी लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है जीवन में। जी। जब सीएम पद की शपथ हो गई, उसके बाद यदि आपको पता ना हो, हालांकि बहुत अनमोल और निजी थाती है, मौसी को कुरेद रहा हूँ, अजीत जोगी प्रवक्ता राष्ट्रीय कांग्रेस, जब मुख्यमंत्री अजीत जोगी बन के रेणु जोगी के सामने पहुंचे, क्या बात हुई थी? वो पहुँचे ही, मतलब आप लोग सबसे तो घिरे हुए थे, पत्रकार वार्ता पहले हुई, और रात को पहुँचे होंगे जब वापस हम लोग, नहीं फिर उसके बाद हम लोग पहुना, वो जो सूटकेस लेकर पिकाडिली से पहुना में आ गए। और तब भी कुछ ज़्यादा बात ही नहीं हुई सब, क्योंकि दूसरों से ही बातचीत होती रही। पर जब मिले होंगे तो ज़रूर मैंने उनको बधाई दी और अपनी खुशी व्यक्त की कि आपका सपना पूरा हुआ। क्या आपका परिवार, खुद अजीत जोगी जी भी जिसमें जी। शामिल हैं, इसीलिए बार बार सोनिया जी के प्रति बहुत
आग्रही हैं, बहुत सम्मानित हैं कि ये जो क्षण आया, जी, इस क्षण के पीछे उनकी भूमिका थी, उनका प्रोत्साहन था। उनकी प्रमुख भूमिका, यानी यदि किसी व्यक्ति की थी तो आदरणीय सोनिया गांधी जी की ही थी, मैं तो समझती हूँ। क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं और आप लोग ने भी देखा होगा कि ऑब्जर्वर आते हैं एक औपचारिकता पूरी करने के लिए और आदेश आला आला कमान साहब। कमान ही देता है। तो ये सौभाग्य था जोगी जी का और मेरा कि सोनिया जी ने इस योग्य समझा उनको, उनकी कार्य क्षमता या उन पर इतना विश्वास किया कि नया राज्य जो अकाल से उस समय जूझ रहा था और आर्थिक व्यवस्था भी 5,000 करोड़ का कुल वार्षिक बजट में मतलब संभालना, ये जिम्मेदारी बहुत ही उन्होंने सोच विचार के दी होगी। और मुझे खुशी है कि जोगी जी ने उनकी अपेक्षाओं को पे खरे उतरे और अपना मतलब जी जान लगाकर उनके सपनों को साकार करने की प्रयास की। अब उसमें वो सफल हुए नहीं हुए ये तो जनता को और आप लोगों को तय करना है। पर मैंने देखा कि 3 वर्ष के कार्यकाल में वो बामुश्किल 2-2:30 बजे सोते थे और 5 बजे सुबह उठकर सबसे पहले फाइलों को निपटाते थे, कुछ व्यायाम करते थे। और मैं तो सोती ही रहती थी खैर उस समय। पर इन्होंने परिवार कुछ एकदम मतलब जैसे त्याग के पूरा ध्यान राज्य की ओर लगा दिया था। आपने बहुत समय दिया, हालांकि सवाल अंतहीन होते हैं, प्रश्न कई होते हैं, लेकिन फिर भी आपने समय दिया। हालांकि एक सवाल एक पत्नी शायद बहुत बेहतर बता दे, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। और आप जी आ, सत्याग्रही हैं जितना हम लोग आपको जानते हैं अपनी पत्रकारिता जी में। जोगी जी के 3 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में आपको लगता है ये एक चूक थी जिससे बचा जा सकता था? वो खुद को आ, अमीर धरती गरीब लोग जैसी किताबें बहुत सारी उन्होंने लिखी, उनका विज़न अलग था, पर फिर वो आलोचनाओं के केंद्र में आए, बहुत तेरे विषय आ गए थे। जी उनकी कड़ी निंदा होती थी। बीजेपी तो खैर इस कदर आलोचना करती थी, वो इतनी निर्मम आलोचना थी कि देखा ही जाता था। और जी लंबे अरसे तक बीजेपी ने चुनाव प्रचार, चाहे उसके बाद भी जो चुनाव हुए, बीजेपी ने हमेशा एक प्रकार का भय बताया, जोगी आ जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या हो गया था ऐसा, क्यों ये एक भय की तरह बताने लगे लोग, खासकर बीजेपी? हाँ, ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सियासत में कांग्रेस के भी कई कद्दावर बीजेपी के साथ खड़े होते थे इस आरोप में। क्या हुआ था या क्या ऐसा? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हूँ और उस दौर में भी मैं शासकीय सेवा में लगातार कार्य करती रही। और अब चुनाव परिणाम ही जब विपरीत आए जी। इसके, तो स्वाभाविक है कि सत्ता चली जाती है। तो इसके कारणों का तो विश्लेषण नहीं कर पाऊंगी मैं, पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी यदि जोगी जी 5 वर्ष और होते, क्योंकि तो आज छत्तीसगढ़ कुछ अलग स्थिति में होता। उसका आर्थिक, सामाजिक और क्या कहना चाहिए, उनकी जो राजनीतिक। योजनाएं कई अधूरी रह गई, जो प्लानिंग वो सोच रहे थे कि करूँगा। पर मुझे खुशी है कि जो कुछ भी कर पाए, खासकर जो अमीर धरती के गरीब लोग का नारा उनका सोच था कि धान खरीदी के लिए उन्होंने सबसे पहले बहुत संघर्ष करके अटल जी से निवेदन करके फिर रिज़र्व बैंक से लोन लेकर ये प्रारंभ किया, जो मैं समझती हूँ कि पूरे देश में ये पहला राज्य होगा जिसने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आरंभ की।
जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में भी इन्होंने अपना ध्यान लगाया था और एम्स रिकॉर्ड समय में बन के मतलब तैयार हुआ। खैर इनके कार्यकाल में सिर्फ भूमि पूजन हुआ था, जगह का चयन हुआ था। और जहाँ तक सिंचाई की बात है तो हसदेव वांगो की जो लेफ्ट कैनाल है या शिवनाथ नदी पर मूगरा बराज, समूदा डाइवर्जन महासमुंद में, ताकि आवश्यकता पड़ने पर नई राजधानी को भी पानी मिल सके। तो अरपा डाइवर्जन जो मेरे विधानसभा में है, यानी नदी ज़्यादा खर्च ना करके नदी का सिर्फ बहाव को मोड़ देना। तो ये तो उनकी अच्छाई है, पर आलोचना क्यों हुई? लोग उनका डर क्यों दिखाते थे? डर इसलिए दिखाते थे कि हाँ। जो मुझे अब लगता है कि अधिकारी वर्ग भी थोड़ा, जो भी मतलब अच्छा कार्य कर रहा था, पर एक कहावत है भय बिन होत न प्रीत, तो थोड़ा सा इनका वो था कि डर के कारण या एक चुनौती के रूप में अधिकारी जितने थे सबने बिल्कुल अपना बिफोर टाइम कार्य पूरा किया। जैसे हसदेव वांगो की नहर पूरे जांजगीर जिला खरसिया तक पहुंची है वो, तो जो उसका तिथि थी कि इस तारीख तक इसे पूरा होना है, तो 1 महीना पहले ही वो पूरी हो गई। तो इस तरह का यानी एक प्रशासनिक इनकी क्या कहना चाहिए क्षमता थी, क्योंकि कलेक्टर वगैरह रह चुके थे तो थोड़ा नियम कानून भी मालूम था ज़्यादा। और ये पता नहीं कुछ जल्दी में थे कि एक बार मौका मिला है तो जैसे भी येन केन प्रकारेण जो इनके दिमाग में योजना है उसको पूरा कर लें। चाहे 3 वर्षीय कॉलेज है, क्योंकि हर जो भी कार्य किया है इन्होंने, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो राज्य परिवहन की बसें थी उसको बंद कर दिया, आते ही बराबर कुछ कुछ ऐसे निर्णय लिए, तो उससे प्रदेश का तो भला हुआ है। लंबे अरसे तक अगर सोचें दीर्घकालीन उसका फ़ायदा तो मिला, पर उस समय लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए जी। पर मुझे खुशी होती जब लोग अपने आम जनता ये कहती है कि यदि जोगी जी 5 वर्षीय कार्यकाल अगर उनको और मिलता तो आज राज्य की स्थिति अलग रहती। और इनका एक जो सपना अधूरा रह गया था वो ये बहुत चाहते थे कि ये आईटी हब बने और स्वास्थ्य के लिए भी सेंटर में है तो एक मेडिकल सब फैसिलिटी, और इसी नाम से ये एस्कॉर्ट को भी, डॉक्टर त्रेहान थे एस्कॉर्ट के तब डायरेक्टर या मैनेजिंग जो भी डायरेक्टर कहें, उनसे निवेदन करके मैं स्वयं उनको कई बार मिली, उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे, उनके अधीनस्थ अधिकारी, उनसे भी मिलके हम लोगों ने उसको फाइनल रूप दिया, MOU साइन किया। और पहली हार्ट सर्जरी डॉक्टर त्रेहन ने खुद एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में आकर करी थी इनके कार्यकाल में। तो ये जल्दी में थे कि मतलब मैं जल्दी जल्दी सब काम करूं, यानी क्योंकि इसका मूल कारण ये था कि इन्होंने स्वयं बहुत गरीबी देखी थी। 8 भाई बहन थे, माता पिता शिक्षक थे, और अगर उस किताब में देखा होगा कि आपने उसका घर द्वार सब कुछ, यानी आर्थिक स्थिति बहुत कम, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। और दूसरा आदिवासी होने का भी इनको एक था कि आदिवासी को वर्ग के लोगों को लोग उस समय मतलब थोड़ा नीचे या निम्न स्तर का मानते थे। तो ये अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर उनको सुअवसर प्राप्त हुआ था, तो इसलिए और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना चाहते थे कि लोगों का भला हो। तो ये थी रेणु जोगी जी, सहज, सरल, और अकेला मैं नहीं हूँ। हम जैसे पत्रकार जब भी आते हैं तो वो घर जैसा ही ट्रीटमेंट होता है। पहले पूछा जाएगा पानी पिए, चाय पी लो। अगर आप खाने के वक्त पहुंच गए हैं तो बिल्कुल अचरज मत कीजिएगा, सीधे आपको खाने की टेबल पर बुलाया जा सकता है।
तो इसीलिए वो सहज भाव से कह रही थी कि देखो इंटरव्यू में अगर तुम्हें कुछ लगे तो उसको काट लेना, पर आप जो देखेंगे या आपने जो देखा है आप भी मुस्कुरा ही रहे होंगे कि इसमें क्या ही है काटने को। जो यादें थी वो बता रही थी। तो छत्तीसगढ़ के बनने 1 तारीख जो थी, उस 1 तारीख में अजीत जोगी जी का आना छत्तीसगढ़ की सियासत में बतौर मुख्यमंत्री, उसको उनके परिवार ने किस नज़र से देखा, उनकी पत्नी ने किस नज़र से देखा, मैं उसी यादों को थोड़ा सा कुरेद के कुछ निकालने की कोशिश में था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो।